वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 5.4 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज। तो बेसिकली फोर्सेज 2 टाइप्स की होती हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेज, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज के अंदर फोर्स अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। वहीं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए दूर से ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो पहला हमारा है 5.4.1 कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन मेनी सिचुएशंस वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर फोर्स अप्लाई करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट हमको फोर्स लगाना है तो वहां पर हमारी बॉडी और उस ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, यानी हमारी बॉडी और ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो एक दूसरे के, ये जरूरी है, तभी फोर्स अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, सच एज यूजिंग अवर हैंड्स और अवर बॉडी पार्ट्स। जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसको पुश करना है तो आप डायरेक्ट अपने हैंड से पुश कर सकते हो, तो उस केस में हैंड और जो बॉक्स है उसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट है इनडायरेक्ट भी हो सकता है, सच एज यूजिंग अ स्टिक और रोप। अब बॉक्स को डायरेक्ट अपने हाथ से या अपने किसी बॉडी पार्ट से टच नहीं कर रहे हो, बल्कि किसी स्टिक की मदद से उस बॉक्स को पुश कर रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना एक्टिविटी 5.1 में, ये ए वाले में आप देखो, यहाँ पर बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, यानी इसका हैंड इस बॉक्स को टच कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरह से भी अप्लाई की जा सकती है। और बी वाले में देखो, यहाँ पर ये जो गर्ल है और बॉक्स, इसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है कि इसने डायरेक्ट बॉक्स को टच किया है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कॉन्टैक्ट है रोप के थ्रू, क्योंकि ये जो रोप है ये बॉक्स पे बंधी है, बॉक्स के साथ कांटेक्ट में है, ये रोप यहाँ जा रही है, इस रोप को इसने पकड़ा है, तो एक तरीके से बॉक्स और इस लड़की के बीच में कनेक्शन बन गया थ्रू रोप। तो हमने क्या देखा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर ऑब्जेक्ट और बॉडी के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि डायरेक्ट बॉडी और ऑब्जेक्ट टच कर रहे हो, या इनडायरेक्ट हो सकता है कि बीच में कोई चीज आ रही है उसके थ्रू इनका कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है। फोर्सेज ऑफ दिस टाइप विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो इस तरह की जो फोर्सेज हैं जो एक्ट तब करती हैं जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो, तो उसको हम कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे। अब इसमें एग्जांपल्स आप देख लो, जैसे आपका हो गया मस्कुलर फोर्स। एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हो, चाहे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई चीज उठा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए फोर्स रिक्वायर होगी कि नहीं। भाई चल रहे हो, हमने देखा है कि कोई भी मोशन फोर्स की वजह से ही होता है। अगर फोर्स ना हो तो कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती। अगर हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट करने में भी क्या होता है, कोई चीज़ नीचे रखी है उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो उसका मोशन हो रहा है कि नहीं, वो मूव कर रही है कि नहीं। पुश कर रहे हैं तो कोई चीज़ आगे की तरफ बढ़ी, उछल रहे हैं तो हमारी बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ उठी, तो यहाँ मोशन हो रहा है कि नहीं, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर मूवमेंट हो रहा है तो पक्की बात है फोर्स है यहाँ पर। तो ये जो फोर्स है जो हमें चलने में, दौड़ने में, किसी चीज़ को उठाने में, पुशिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग में मदद कर रही है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये मसल्स की वजह से होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उसी की वजह से हम बॉडी का मोशन करा पाते हैं, वरना बॉडी का कोई भी पार्ट हम हिला भी नहीं सकते। अगर हमारे बॉडी के अंदर मसल्स ना हो ना तो हम सांस भी नहीं ले सकते, अपनी आईज को भी मूव नहीं करा सकते। अगर आंखें बंद है तो खोल नहीं सकते, खुली है तो बंद नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं देख सकते, मतलब किसी भी तरह का मूवमेंट बॉडी के अंदर आप नहीं करा सकते अगर बॉडी में मसल्स ना हो। तो बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा होता है, हाथ पैर हिला रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहां पर लेग हमारे मूव कर रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से होता है। तो इसीलिए ये जो फोर्स है जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मोशन कराने में मदद करती है, इसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो वो फोर्स जो कि जनरेट होती है मसल्स के एक्शन की वजह से, उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स अकर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। अब मस्कुलर फोर्स तब अकर करती है जब मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी सिकुड़ती है, साइज में छोटी होती है और फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर से फैल जाती है, इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हो ना तो वहां पर मसल्स इन्वॉल्व होती है। वो मसल क्या काम कर रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इलोंगेट करती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। अभी चीज़ आपको मैं एक एनिमेशन से दिखाता हूँ कि जैसे मान लो अपने हाथ को आपको उठाना है, आपके आर्म का जो लोअर वाला पार्ट है उसको रोटेट कराना है, ऊपर की तरफ उठाना है, तो वहां पर मसल कैसे वर्क करती है, कैसे मसल की वजह से मोशन हो पाता है, तो वो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाने वाला हूँ। बेसिकली एनिमेशन मैंने खुद से बनाया है,
तो मैं एनिमेशन में बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, इसलिए बहुत अच्छा एनिमेशन नहीं है और ना ही इतना बजट है कि किसी एक्सपर्ट से बनवाया जा सके। लेकिन हाँ, ऐसा बनाया कि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली मसल कैसे वर्क करती है और उसकी वजह से मोशन कैसे होता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सिर्फ बोन्स बनाई है, हड्डी बनाई है और एक मसल को बना दिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये आर्म का अपर वाला पार्ट है और ये लोअर वाला पार्ट है। इधर ही हमारा पाम होता है, आगे फिंगर्स वगैरह लगी होती हैं, तो वो पार्ट मैंने नहीं दिखाया। ये आपकी एल्बो है और जैसा कि आप जानते ही हो, एल्बो के अराउंड अपने आर्म को हम रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो आप मसल देख रहे हो, ये अपर और लोअर आर्म को कनेक्ट किए हुए है। अभी ऐसे है हाथ। अब अगर आर्म को नीचे ले जाना है तो होगा क्या, ये मसल इलोंगेट हो जाएगी, फैल जाएगी। ये देखो इस तरीके से मसल्स फैल गई और ये हाथ नीचे पहुंच आया। अब अगर हाथ ऊपर की तरफ उठाना है, एल्बो के पास है, रोटेट कराना है, तो क्या होगा, ये मसल क्या है, सिकुड़ेगी। जब सिकुड़ेगी तो यहाँ पर ये कनेक्ट है, इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से जो आर्म है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ये देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही, सिकुड़ रही है, तो लोअर आर्म को ऊपर की तरफ खींच रही है। तो ऐसे होता है बेसिकली। ये जो पोजीशन है ये मसल की रिलैक्स्ड पोजीशन है। नॉर्मली मसल हमारी ऐसे रहती है, अगर हाथ उठाना हो तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, तो लोअर आर्म ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब पूरी बॉडी के अंदर मसल इसी तरह से वर्क करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी सिकुड़ेगी, इलोंगेट होगी यानी लंबी होगी। तो यही साइज छोटा बड़े होने में बॉडी के पार्ट्स में मोशन हो पाता है। इनफैक्ट हम जब खाना चबाते हैं तो वहाँ पर भी जो हमारे जॉज हैं उनका मूवमेंट क्यों हो पाता है, क्योंकि हमारे माउथ में ऐसी मसल्स प्रेजेंट है जो ये मोशन कराती है। तो मोशन हो रहा है, इसका मतलब फोर्स अप्लाई हो रही है और ये मोशन मसल की वजह से हो रहा है, इसीलिए इस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कह रहे हैं। अब यहाँ फिगर बनी है, फिगर 5.3, यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स बाय लिविंग बींग्स। तो अलग अलग लिविंग बींग्स मस्कुलर फोर्स का यूज करके कैसे मोशन करते हैं। जैसे ये डियर रन कर रहा है, स्नेक है, ये मूव करता है, तो मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स होगी और वो फोर्स इसकी बॉडी से आ रही है, इसका मतलब मस्कुलर फोर्स। इसी तरह देखो ये डॉल्फिन जंप कर रही है, तो मूव कर रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो मसल्स इन्वॉल्व है, मस्कुलर फोर्स। ये बच्चा चल रहा है, ये लड़की देखो वॉक कर रही है, बर्ड फ्लाई कर रही है, सब जगह क्या है, मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। मूवमेंट के लिए और जिंदा रहने के लिए, कहीं छुपना है, भागना है, तो जो लिविंग बींग्स है वो मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। ह्यूमंस यूज द मस्कुलर फोर्स ऑफ सम एनिमल्स टू कैरी आउट मेनी टास्क फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय से ह्यूमंस कुछ एनिमल्स की यही मस्कुलर जो फोर्स है उसका यूज करके बहुत सारे काम करते आ रहे हैं। यहाँ भी देखो फिगर बनी है, यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स टू असिस्ट विद ह्यूमन टास्क। खेत की जुताई करनी है तो बैल का यूज किया जाता है कि नहीं, तो पीछे हल को बांध दिया जाता है और बैल को चलाया जाता है, तो ये मूव करते हैं तो खेत की जुताई होती जाती है। तो यहाँ पर जो बैल मूव कर पा रही है वो किस वजह से, मसल्स की वजह से, और इनकी मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वो ज़्यादा हैवी वर्क कर पाते हैं। अगर इंसान को हल चलाना हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाए। इसी तरह से ये देखो घोड़ा गाड़ी है, आगे घोड़ा बांध दिया है, तो जब घोड़ा मूव करेगा तो गाड़ी भी मूव करेगी। और हॉर्स मूव क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मस्कुलर फोर्स की वजह से मूव कर पा रहा है, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी मूव कर पा रही है और जो सवारी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में सुना? मस्कुलर फोर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी फंक्शंस इनसाइड अवर बॉडी टू। अब ये जो मस्कुलर फोर्स है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे दिस फोर्स हेल्प अस च्यू फूड एंड पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यही मस्कुलर फोर्स हमें खाने को चबाने में मदद करती है। ये मैंने आपको बताया था ना, हमारे जॉज जो मूव कर रहे हैं वो मसल्स की वजह से, वरना आप जॉ को मूव ही ना कर पाओ तो खाने को च्यू भी नहीं कर पाओगे, चबा ही नहीं पाओगे। बस ध्यान इतना रखना कि बॉडी के अंदर जहां भी मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई मसल इन्वॉल्व है, मसल की वजह से। तो अगर मान लो कोई एग्जांपल दे दिया कि चूइंग ऑफ फूड किस फोर्स की वजह से होता है, तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। खाना चबाना मतलब कोई लिविंग बीइंग ही ना चबाएगा, और चबा रहा है इसका मतलब उसके जॉज का मूवमेंट हो रहा है और बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो वो मसल्स की वजह से, इसका मतलब मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व है। और जब हम खाना खाते हैं फिर माउथ से लेके पूरा बॉडी के अंदर जाना, डाइजेस्ट होना और फिर बॉडी से निकलना, इस पूरे जो पाथ है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसके थ्रू ये जो मूवमेंट होता है ये भी मसल्स की वजह से होता है। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट मसल्स अलाउज द ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी, अ प्रोसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसी तरीके से हमारा हार्ट क्या है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो पंप करने में क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और फैलता है। तो जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बेसिकली उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, चैम्बर्स होते हैं, तो वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट कर पाता है। तो हार्ट की जो मसल्स हैं जब वो एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से ब्लड को प्रेशर मिलता है और वो पंप होता है, तो उसी स्पीड की वजह से पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करता रहता है। तो ब्लड पंप क्यों हो पा रहा है, सर्कुलेट क्यों कर पा रहा है, हार्ट की वजह से, और हार्ट के अंदर भी हार्ट की जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, मस्कुलर फोर्स।
अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह है फ्रिक्शन। अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। एक बॉल किसी फ्लैट ग्राउंड पे रोल करते हुए जा रही, लुढ़कते हुए जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद अपने आप से वो रुक जाती है। इफ यू स्टॉप पैडलिंग अवर बाइसिकल ऑन अ फ्लैट रोड, इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप। इसी तरीके से अगर हम साइकिल में पैडल मारना छोड़ दें, फ्लैट रोड पे हम जा रहे हैं, पैडल मारना छोड़ दें, तो होगा क्या? जो साइकिल की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, और एक टाइम आएगा साइकिल बिल्कुल रुक जाएगी। इफ द रोड इज रफ, इट स्टॉप सूनर देन ऑन द स्मूदर रोड। अगर रोड रफ है, मतलब बहुत स्मूथ सी नहीं है, थोड़ी ऊंच नीच सी है, तो उस केस में अगर आप पैडल नहीं मारोगे तो थोड़ी दूर में ही साइकिल रुक जाएगी। लेकिन अगर स्मूथ रोड है, एकदम चिकनी रोड है, तो थोड़ी दूर चली जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वहां भी रुक जाएगी। यानी दोनों ही केस में, अगर रोड हमारी रफ है या हमारी रोड स्मूथ है, अगर पैडल नहीं मारोगे, और रोड हमारी फ्लैट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्लोप है, नीचे की तरफ ढाल है तो साइकिल चली जा रही है, उसकी बात नहीं हो रही, एकदम फ्लैट रोड है, एक रोड हमारी रफ है, दूसरी स्मूथ है, तो दोनों ही केस में अगर हम पैडल ना मारें तो कुछ दूर जाके साइकिल रुक जाएगी। लेकिन अगर रोड रफ होगी तो जल्दी रुक जाएगी, स्मूथ होगी तो थोड़ा दूर जाके रुकेगी। तो ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस का आपने सामना किया होगा। व्हाट कॉजेज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सच सिचुएशंस? तो इन सारे केस के अंदर स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं? भाई बॉल रोल करते हुए जा रही थी, कुछ स्पीड थी, रुक गई, इसका मतलब स्पीड 0 हो गई, तो स्पीड का चेंज हुआ कि नहीं? इसी तरीके से साइकिल आपकी चल रही थी, कुछ स्पीड थी उसके पास, धीरे होने लगी यानी स्पीड का चेंज होने लगा, रुक गई, आगे स्पीड 0 हो गई, तो यहाँ भी स्पीड चेंज हुआ। तो यहाँ जो स्पीड का चेंज है वो किस वजह से हो रहा है? वी हैव लर्नड अर्लियर दैट अ फोर्स इज एसेंशियल टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स लगाए स्पीड चेंज नहीं होगी। कोई ऑब्जेक्ट है, फ्लैट सर्फेस में मूव करता चला जा रहा है, वो चलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा जब तक कि आप फोर्स ना लगाओ। फोर्स लगा के उसको रोकोगे तभी रुकेगा वो। या अगर स्पीड तेज करनी है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी में और धक्का मार दो तो और तेज भागने लगेगा। लेकिन अगर स्पीड का चेंज कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। हाउएवर, in all these situations, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases and they come to a stop after some time. अब इन सिचुएशन के अंदर कोई फोर्स लगते हुए तो हमको नहीं दिख रही है। भाई एक बॉल हमने पुश किया, वो रोल करते हुए गई, थोड़ी दूर पे जाके रुक गई, तो बॉल को मूव कराने के लिए तो चलो हमने धक्का मार दिया था तो मूव करने लगी, लेकिन रोकने के लिए तो हमने कुछ नहीं किया ना, किसी ने उसको नहीं रोका, वो अपने आप से जाके रुक गई। क्रिकेट वगैरह में अक्सर आप देखते होंगे, जैसे बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बहुत ताकत से हिट नहीं किया, तो जाकर कभी कभी ऐसा होता है कि बाउंड्री लाइन से पहले ही आकर रुक गई, अपने आप ही रुक गई, फील्डर जाके उठा लेता है, तो वहां पर किसी ने रोका तो नहीं, अपने आप से कैसे रुक गई? यानी कुछ स्पीड थी, वो स्पीड चेंज होकर 0 हो गई। रुकने का मतलब स्पीड का 0 होना। तो पहले मूव कर रही थी, कुछ स्पीड थी, अब 0 हो गई, स्पीड का चेंज हुआ। और हम ये जानते हैं स्पीड का चेंज फोर्स की वजह से होता है, बिना फोर्स के स्पीड का चेंज नहीं हो सकता। तो यहां पर जो स्पीड का चेंज हुआ ये भी पक्की बात है फोर्स की वजह से होगा, लेकिन फोर्स कहीं लगते हुए तो हमको दिख नहीं रही है कि कोई इसको जाके रोक लिया, वो तो अपने आप से रुक गई है। इज इट पॉसिबल दैट सम फोर्स इज इंडीड एक्टिंग ऑन देम? क्या ये पॉसिबल है कि कोई ना कोई फोर्स लग रही है, भले ही हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी फोर्स लगाने वाला हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फोर्स लग जरूर रही है। क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगती तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब पक्की बात है कि फोर्स लग रही है। तो यहां से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रही है, तभी स्पीड का चेंज हुआ है। तो सवाल ये है, व्हाट फोर्स इज दैट? वो कौन सी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक देती है? एक्टिविटी 5.3, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, पता लगाते हैं। एक ऑब्जेक्ट लो विद फ्लैट बेस, यानी उस ऑब्जेक्ट का नीचे का हिस्सा फ्लैट होना चाहिए, बहुत ऐसे ऊंचा नीचे ऐसा ना होना चाहिए। जैसा कि खाली कोई लंच बॉक्स ले लो या ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया या नोटबुक ले लिया और उसको टेबल पे या फ्लोर पे रख लो। धीरे से पुश करो और ऑब्जर्व करो, क्या ये रुक गई कुछ डिस्टेंस चलने के बाद? तो जैसे हम बुक को पुश करेंगे थोड़ी दूर जाके वो रुक जाएगी। इज देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच ब्रिंग्स इट टू रेस्ट? क्या कोई फोर्स एक्ट कर रही है जिसने उसको रेस्ट पे ला दिया? तो यस, जब हमने पुश किया था उस पर फोर्स अप्लाई की थी तो उसको कुछ स्पीड मिली थी, कुछ दूर आके रुक गई, यानी स्पीड 0 हो गई, स्पीड का चेंज हो गया, तो पक्की बात है कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। द आंसर इज यस, हाँ कोई ना कोई फोर्स तो लगी रही है, तभी ऐसा हुआ। नाउ रिपीट बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, डज इट स्टॉप अगेन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस? अब इसी चीज को आप रिपीट करो, इस बार ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है आपको। पहले हमने लेफ्ट टू राइट पुश किया था, अब राइट से लेफ्ट की तरफ पुश करते हैं, तो देखा आपने फिर से ये रुक गई। ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, तो जब हमने पुश किया ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर गया और रुक गया, तो मूविंग ऑब्जेक्ट रुक गया, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगी होगी। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि फोर्स लग रही है, लेकिन वो फोर्स कैसी है थोड़ा सा और उसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात ये कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है और वो फोर्स कहां पर लग रही है। इन दो क्वेश्चन के आंसर अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई बॉक्स है, वो मूव करते हुए आ रहा है, लेफ्ट से चल के राइट की तरफ आ रहा है, मोशन इसका लेफ्ट टू राइट हो रहा है। अगर आपको इसको रोकना है हाथ से तो आपको किधर फोर्स लगानी पड़ेगी, किधर धक्का लगाना पड़ेगा?
ऑब्वियसली राइट की तरफ आप पुश करोगे तभी उसकी स्पीड धीरे होगी या वो रुक जाएगा। अब कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं। चलो ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, अब आपको रोकना है तो फोर्स किधर लगाओगे? राइट की तरफ लगाओगे तभी ना रुकेगी। अगर लेफ्ट की तरफ आप फोर्स लगाओगे और वो जा भी लेफ्ट की तरफ रहा है तो उसको और फोर्स मिल जाएगी तो और तेजी से भाग जाएगा। रोकना है तो जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी कि नहीं। अब यहां पर देखो जरा, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सरफेस पे, थोड़ी दूर जाके रुक गया, तो अगर वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट जा रहा था और वो रुक गया, इसका मतलब इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगी होगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ लगी होगी। यानी जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन वाली फोर्स लगती है। तो डायरेक्शन हमको समझ में आ गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तभी ऑब्जेक्ट रुकेगा, और ये फोर्स ऑब्जेक्ट को रोक ही तो रही है। बॉल मूव करते करते अपने आप से रुक गई, बाइसिकल को पैडल नहीं मार रहे, थोड़ी दूर जाके रुक गई, तो ये मोशन को रोक ही तो रही है। तो इस फोर्स के बारे में, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, एक बात तो आपको ये समझ में आ गई कि ये ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को रोकती है। दूसरी बात ये कि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अब तीसरा क्वेश्चन, ये जो फोर्स है वो कहाँ लग रही है? चलो इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, इसको स्लोप से हम छोड़ेंगे ताकि रोल करते हुए आगे की तरफ जाए। स्लोप वही है, लोकेशन एकदम वही है, बस ऊपर वाले में आप देख सकते हो कि हमारी टेबल की सरफेस है, इस पे सेल मूव करेगा, और नीचे वाले में टेबल के ऊपर हमने एक चद्दर बिछा दी है, यानी कपड़ा है। सेल जब लुढ़कते हुए स्लोप से नीचे की तरफ आएगा, जब फ्लैट सरफेस पे आएगा तो इसी कपड़े पे, इसी चादर के ऊपर मूव करेगा। अब इन दोनों सरफेस में क्या डिफरेंस है, यानी सिंपल टेबल की सरफेस और क्लोथ की सरफेस। देखो टेबल की सरफेस काफी स्मूथ है, एकदम चिकनी सी है, वही जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, खुरदुरा सा होता है। तो ऊपर वाली जो सरफेस है, जो सिंपल टेबल की सरफेस है, वो एकदम स्मूथ है, चिकनी है, और नीचे क्योंकि कपड़ा बिछा दिया उसके ऊपर तो थोड़ी रफ सरफेस है। अब दोनों सेल को हम एक ही पोजीशन से एक ही टाइम पे रिलीज करेंगे, तो आप देखना क्या होता है। ये देखो टेबल की सरफेस पे सेल काफी दूर जाके तब रुका, और क्लोथ की सरफेस पे थोड़ी दूर में ही सेल आके रुक गया। अब जैसे कि हमने बात किया है कि मोशन को रोकने वाला काम इसी फ्रिक्शन का है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन रुकता है। ऊपर वाले केस के अंदर सेल रुका तो सही, लेकिन कुछ दूर जाके रुका। इसका मतलब ऊपर के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगी होगी, इतनी पावरफुल नहीं थी जो उसको जल्दी से रोक देती, कुछ दूर वो चला गया। वहीं नीचे वाले केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगी, तो क्योंकि फोर्स ज्यादा पावरफुल थी इसीलिए सेल ज्यादा मूव नहीं कर पाया, थोड़ी दूर गया और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उसको थोड़ी दूर पे ही रोक दिया। सारी चीजें वही थी, स्लोप भी वही था, लोकेशन भी वही था, सेल भी वही था, सिर्फ एक चीज हमने चेंज की, जिस सरफेस पे सेल को मूव करना है वो चेंज कर दिया। एक में स्मूथ सी सरफेस है और दूसरे में रफ सी सरफेस है। तो आपने देखा स्मूथ वाली सरफेस पे सेल ज्यादा दूर तक गया, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर कम थी। नीचे वाले केस के अंदर सेल थोड़ी दूर तक गया, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लग रही थी, इस वजह से ज्यादा दूर जा नहीं पाया। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट इनके बीच में मोशन हो रहा है, उनकी सरफेस कैसी है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है वो कहाँ लग रही होगी, जो सरफेस कांटेक्ट में है वहां पर लग रही होगी, तभी सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। वरना अगर कहीं ऊपर लग रहा होता, देखो जैसे ये हमारा सरफेस है और ये हमारा सेल है, साइड से हम देख रहे हैं, अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ कहीं लगती होती तो भैया यहाँ पर सरफेस कैसी है इससे हमको क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि सरफेस से फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सरफेस पे लग रही होगी, तभी सरफेस चेंज कर रहे हैं, तो फोर्स लगने का जो अमाउंट है वो चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ से हमको एक और आंसर मिल गया कि भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो लगती ही है, जो सरफेस कांटेक्ट में है वहां पर लगती है, जहां दो सरफेस मिल रही है वहां पर ये फोर्स एक्ट करती है, और मोशन को अपोज करना है, रोकना है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो यही बात यहां पर कह रहा है, दिस मस्ट बी ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और फ्लोर विच आर इन कॉन्टैक्ट। तो जैसे यही फिगर में देख लो, ये टिफिन बॉक्स है शायद, और टेबल पे रखा हुआ है, तो टिफिन बॉक्स की नीचे वाली जो सरफेस है और टेबल वाली जो सरफेस है ये आपस में एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में है, टच में है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहीं पर लग रहा है। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये भी मैंने आपको बता दिया। दिस फोर्स इज व्हाट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू अ स्टॉप। यही वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रोक देती है। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। तो ऐसी फोर्स जो कि तब आती है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या मूव करने की कोशिश करता है किसी दूसरी सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, अब ये बॉक्स अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगी ताकि इसकी मोशन को किसी तरह से रोक सके। अगर ये सिंपल रखा हुआ है और आपने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना शुरू कर दोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ही लगना शुरू हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, कि मोशन होने ना पाए। यानी फ्रिक्शन का सिंपल सा काम है, मोशन हो रहा है तो किसी तरह से रोक दो, अगर नहीं हो रहा तो शुरू ना होने पाए। इसीलिए अगर मान लो कोई भारी सा ट्रक खड़ा हुआ है, अब उसको धक्का मारो तो क्या चलने लगेगा? नहीं चलता ना, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जो मोशन को स्टार्ट होने नहीं देगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या जिसको हम सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं, उसका काम यही है
कि अगर कोई मोशन कराने की कोशिश कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ताकि मोशन हो जाए, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि इसके मोशन को रोक सके। लेकिन इसकी अपनी भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो वो भी फोर्स लगाया जा रहा है, मोशन ही नहीं हो रहा है। ऐसे तो कोई चीज मूव ही ना करे। एक लिमिट तक ही ये फोर्स लगा सकता है। उससे ज्यादा आपने फोर्स लगाई तो कहेगा भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, हम तो इतनी ताकत लगाते रहेंगे, अब आप ले जाओ, हम क्या करें। इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। लेकिन ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है तब भी ये जितना फोर्स लगा सकता है वो लगाता रहेगा, कोशिश नहीं छोड़ता। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। तो ये मैंने आपको बता दिया फ्रिक्शन कहाँ लगता है, हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या होना चाह रहा है। जैसे आप बॉक्स पे राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि आप राइट की तरफ फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ ले जाना चाह रहे हो, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स सिंस इट अराइजेस ड्यू टू टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स तब लग रही है जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में हो, एक दूसरे को टच कर रही हो। अगर टच ही नहीं करेंगी तो फ्रिक्शन अप्लाई ही नहीं होगा। फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द इररेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब आप सोच रहे हो कि ये फ्रिक्शन आता कहाँ से है, कहाँ छुप के बैठा रहता है कि जैसे ही मोशन कराने की कोशिश करो या मोशन हो रहा हो तुरंत ये फोर्स लगाने लगता है। तो देखो कहीं से आता नहीं, कहीं छुपा नहीं रहता। ये जो फ्रिक्शन है ये दो सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट है उनकी इररेगुलरिटीज की वजह से होता है। देखो कोई भी सरफेस हो वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। जैसे कुछ सरफेस होती है रफ होती है, फील में आता है कि हाँ ये थोड़ा सा रफ सरफेस है। जो चीज़ें हमको स्मूथ भी नजर आती हैं, जैसे ग्लास की सरफेस हो गई, मार्बल की सरफेस हो गई, आपको लगेगा एकदम चिकना है, टाइल्स की सरफेस है बिल्कुल चिकनी है, लेकिन अगर उसको जूम करके देखा जाए तो उसमें भी इररेगुलरिटीज होती है, कुछ ना कुछ उसकी सरफेस ऊपर नीचे होती है। यही जो इररेगुलरिटीज होती है दो सरफेस के बीच में, ये लॉक हो जाती है। जब लॉक हो जाएंगी तो मूव करने में दिक्कत आएगी। उस लॉक को रेगुलर तोड़ते रहने के लिए, लॉक को ओवरकम करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहने के लिए फोर्स रिक्वायर होगी। इसीलिए जब फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो जितनी फोर्स हमने लगाई थी वो कुछ दूर तक तो लॉकिंग को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है वो रुक जाता है। इवन सर्फेसेज विच अपीयर स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज। तो यही मैंने आपको बताया कि जो सरफेस आपको बहुत स्मूथ सी भी लगती है ना, उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज जरूर होंगी। तो ये देखो फिगर 5.6, फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज। तो कोई भी सरफेस हो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच जरूर होगा। अब दूसरी सरफेस यानी दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, इसमें भी कुछ ऊंच नीच होगा, तो ये दोनों एक दूसरे में लॉक हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनिमेशन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको दिया हुआ है। व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द इररेगुलरिटीज ऑफ टू सर्फेसेस लॉक इनटू ईच अदर एंड अपोज एनी एफर्ट टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर। तो होता ये है कि जब दो सरफेस को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, तो इनकी जो इररेगुलरिटीज है वो आपस में लॉक हो जाती है और कोई भी कोशिश उसको मूव कराने के लिए की जाती है तो इसका मतलब उस लॉक को ब्रेक करना है, ब्रेक करके तभी आगे बढ़ पाएगा। तो एक तरीके से ये लॉकिंग रोकती है, यही रोकना फ्रिक्शन है। अब चलिए एनिमेशन में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये ब्राउन कलर का आप जो देख रहे हो, ये टेबल के ऊपर वाली सरफेस है और इसके ऊपर हमने एक बुक रख दी, ये बुक के नीचे वाली सरफेस है। आप कहोगे ये टेबल ऐसे कैसे होती है, बुक ऐसे कैसे होती है, वो तो बिल्कुल फ्लैट सी होती है। तो वो आपको फ्लैट दिखती है ना, लेकिन बिल्कुल जूम कर दो, अगर एकदम मैग्नीफाई कर दो हाई पावर में, तो आपको इनकी सरफेस में इरेगुलरिटीज नजर आने लगेंगी कि इनकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट नहीं है, कुछ ऊंचा नीचा है। अब जब हमने बुक को टेबल के ऊपर रखा तो हुआ क्या, देखो दोनों की जो इरेगुलरिटीज हैं वो एक दूसरे में फिट हो गई, लॉक हो गई। देखो फिट हो गया ना। अब अगर आप इधर से धक्का मारोगे तो ये लॉक आपस में टकराएगा, मूव करने नहीं देगा, क्योंकि एकदम फिट हो चुका है, फिक्स हो चुका है। लेकिन जब ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो यही लॉक को तोड़ते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ के ये आगे की तरफ मूव करेगा। ये देखो इस तरीके से आपने फोर्स लगाई, ये लॉक को तोड़ते हुए अब आगे की तरफ भाग आई। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं ताकि उसका मोशन करा सकें, तो जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है वो और उस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उनकी इरेगुलरिटीज जो ऊंच नीचे उनकी सरफेस में, वो आपस में एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती हैं। तो जब लॉक हो जाएंगी और आप मूव कराना चाहोगे तो लॉक होने की वजह से वो मूव नहीं करेगा। तो एक सर्टेन अमाउंट फोर्स आपको लगानी पड़ेगी तभी ये लॉक टूटेगा। और अगर चाहते हो कि मोशन इसी तरह से होता रहे तो कॉन्टिन्यूसली आपको लॉकिंग को ब्रेक करते रहना पड़ेगा, जिसके लिए कॉन्टिन्यूसली आपको फोर्स लगाता रहना पड़ेगा। अगर फोर्स लगा के आपने छोड़ दिया, जैसे बुक को आपने थोड़ा सा पुश किया, छोड़ दिया, तो बुक थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स आपने दी थी उसकी मदद से कुछ दूर तक तो लॉकिंग को वो ब्रेक कर लेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये फोर्स यूज अप हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, फिर इस लॉकिंग को ब्रेक करने के लिए उसके पास फोर्स रही नहीं गई, तो वो रुक जाएगी, लॉक हो जाएगी, फंस जाएगी। तो ये होता है। अब यहाँ पर ये पूछ रही है, डज दिस मीन्स दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ द सर्फेसेज आर रफ। तो इसका मतलब ये है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगी अगर सरफेसेज रफ हैं तो। द आंसर इज यस, बिल्कुल, क्योंकि सरफेस जितनी ही रफ होगी उतना ही पावरफुल लॉकिंग होगी। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर जो सरफेस है वो इतनी ज्यादा रफ नहीं है तो लॉकिंग इतनी पावरफुल नहीं है।
वहीं अगर सरफेस कुछ इस तरह से होती है, बहुत ऊपर नीचे, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है उसकी सरफेस भी बहुत रफ है, तो यहाँ पर मजबूती से लॉक हो जाएगा। इसकी जो इरेगुलरिटीज़ है वो काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएंगी, काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी गहराई तक ये चली जाएंगी, और फिर इस लॉकिंग को ब्रेक करना मुश्किल होगा। और अगर मूव कर रही है तो इस लॉकिंग को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ऐसी सरफेस पे मोशन जल्दी रुक जाएगा। यही चीज़ हुई थी वो सेल वाला जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि टेबल की सरफेस स्मूथ थी, लॉकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी नहीं, इसलिए वो काफ़ी दूर तक चला गया। वही जब हमने क्लॉथ की सरफेस पे मूव कराया तो वहाँ पर क्लॉथ की सरफेस पे इरेगुलरिटी ज़्यादा थी, लॉकिंग ज़्यादा पावरफुल हो गई, इसलिए जल्दी उसने रोक लिया। तो समझ गए, ये जो फ्रिक्शन है वो कहीं से आता नहीं है। यही सरफेसेस जो आपस में एक दूसरे से लॉक हो जाती है, उसी की वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता, या मूव करता रहता तो ये लॉकिंग रोकती रहती है, और इसी को हम कहते हैं कि फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। एक्टिविटी 5.4 लेट अस एक्सप्लोर। चलो एक्सप्लोर करते हैं। अब एक्टिविटी 5.3 को ट्राई करना है फिर से, बट दिस टाइम प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। वही सेम ऑब्जेक्ट लो लेकिन अलग अलग सर्फेस पे उसको रख दो। जैसे ग्लास की सर्फेस पे रख दिया, क्लोथ पे रख दिया, वुड पे, सेरेमिक टाइल पे, सैंड पे, और फिर उसको पुश करो। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस एज इन एक्टिविटी 5.3। तो ये चीज़ मैंने आपको सेल वाली एक्टिविटी समझाई दिया कि दो अलग अलग सर्फेस पे सेम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, तो एक सर्फेस पे वो ज़्यादा दूर चला जा रहा है, दूसरे पे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ भी ऐसे होगा, अलग अलग सर्फेस पे वो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग ट्रेवल होगी। तो कह रहा है सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो आंसर इज नो, सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगी। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस ऑन ऑल सर्फेसेज? द आंसर इज नो, सारी सर्फेस पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगी। फॉर डिफरेंट सर्फेसेज द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग डिफरेंट डिस्टेंसेज, सो वी कैन से दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। तो अलग अलग सर्फेस पे जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगा वो जो सर्फेस आपस में कॉन्टैक्ट में, उसका नेचर क्या है, वो सर्फेस कैसी है, बहुत स्मूथ सी है, रफ सी है, स्मूथनेस कितनी है, रफनेस कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सर्फेसेस, और ये बात आप याद रखना कि फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा रफ सर्फेसेस पे। वही इंटरलॉकिंग वाला याद रख लेना कि रफ सर्फेस होगी तो लॉकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अ स्टेप फर्दर, डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन सॉलिड सर्फेसेस? अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या तभी एक्ट करती है जब ऑब्जेक्ट किसी सॉलिड सर्फेस में मूव कर रहा हो? द आंसर इज नो। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस? उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या जो किसी लिक्विड के अंदर या किसी गैस के अंदर मूव कर रहे हो? एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू देम। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, या कोई और लिक्विड हो गया, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे जो इनके थ्रू मूव करते होते हैं। Hence, the objects such as aeroplanes, ships, boats, or high-speed trains are designed with specific shapes to reduce the force of friction due to the air or water around them. इसीलिए वो ऑब्जेक्ट जैसा कि प्लेन्स हो गया, शिप्स हो गया, बोट्स हो गया, हाई स्पीड जो ट्रेन हो गई, उनका शेप इसी तरह डिजाइन किया जाता है ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। एरोप्लेन का फ्रंट वाला पार्ट आपने देखा होगा, क्या वो ऐसे रहता है क्या? बल्कि ऐसे रहता है ना। तो ऐसे क्यों रहता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि एयर सामने से आ रही है, अगर ऐसे आएगी तो एयर इसको टक्कर मारेगी, रोकेगी। अब इस केस में अगर ऐसा बना देंगे तो एयर ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगी, ऐसे एयर आ रही है तो सरफेस ऐसे आके निकल जाएगी, तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम अप्लाई होगा। इसी तरह जो सबमरीन वगैरह आप देखते हो उसका शेप भी ऐसे रहता है। बोट वगैरह बनाई जाती है तो देखो कैसे उसका शेप रहता है, जैसे ऊपर से अगर हम दिखाएं तो बोट ऐसे रहती है कि नहीं, किनारे पे ये पतली रहती है ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम किया जा सके। इसी तरह जो हाई स्पीड ट्रेन्स हो गई, उनके आगे के डिज़ाइन देखो बिल्कुल फ्लैट नहीं रहता, थोड़ा ऐसा नोक निकली होती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो समझ गए बात, जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ सॉलिड सरफेस पे नहीं एक्ट करता बल्कि लिक्विड और गैस में भी एक्ट कर रहा होता है। अब एक क्वेश्चन है, इज इट एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद इट? क्या ये जरूरी होता है कि जो ऑब्जेक्ट फोर्स को अप्लाई कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो हमेशा उसके कॉन्टैक्ट में ही होना चाहिए? क्या दूर से फोर्स नहीं अप्लाई हो सकती? द आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के बिना कॉन्टैक्ट में आए भी फोर्स अप्लाई हो जाती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 5.4.2 non-contact forces. There are forces whose effect can be experienced even if the object are not in contact. तो ऐसी भी फोर्सेस होती हैं जिनके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है बिना ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आए। ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। चलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो एक तरीके की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपकी है मैग्नेटिक फोर्स। क्या आपको याद है आपने लर्न किया था मैग्नेट्स के बारे में, जो चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6? हमने वहाँ पर यह सीखा था कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो उस केस में जो लाइक पोल्स हैं, यानी एक ही जैसे जो पोल्स हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ हो गया,
साउथ और साउथ हो गया, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं। वहीं जो अनलाइक पोल्स हैं, अलग अलग जो पोल्स हो गए, जैसे नॉर्थ और साउथ हो गया, ये अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ये आपने सीखा होगा। इन एन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक वी ऑल्सो लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच बिहेव लाइक मैग्नेट्स। तो इससे पहले के चैप्टर्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा जो कि मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। अब ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है वो भी एक तरह का पुश और पुल है। जैसे एक मैग्नेट दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब दूर भगा रहा है, तो इसका मतलब उसको पुश कर रहा है। एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, या किसी आयरन पीस को मान लो अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो मतलब वो पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन भी एक तरह का पुश और पुल ही है। और अगर पुश या पुल हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स, तो मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन ये एक तरह की फोर्स है। क्या आप याद कर पा रहे हो कि जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट करता है फोर्स दूसरे मैग्नेट पे या किसी और मैग्नेटिक मटेरियल पे विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स एक्सर्ट करता है बिना उसके कांटेक्ट में आए, दूर से ही फोर्स एक्सर्ट कर लेता है। जैसे मैग्नेट को आप किसी आयरन की चीज़ के करीब ले आओ तो दूर से ही वो मैग्नेट उस आयरन वाली चीज़ को अपनी तरफ खींच लेगा, उसके लिए उसको टच करने की जरूरत नहीं पड़ी, दूर से ही फोर्स अप्लाई हो गई। चलो एक्टिविटी 5.5 करते हैं, लेट अस टेस्ट। टेक 2 रिंग मैग्नेट्स एंड वुडन स्टिक। 2 रिंग मैग्नेट ले लो और एक वुडन स्टिक ले लो। वाइल होल्डिंग द स्टिक इन अ वर्टिकल पोजीशन ओवर अ वुडन टेबल इंसर्ट 1 रिंग मैग्नेट इनटू द स्टिक। अब स्टिक को आपको बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में रखना है, बिल्कुल ऐसे खड़ा रखना है किसी लकड़ी की टेबल पे, और एक रिंग मैग्नेट को आप इंसर्ट कर दो तो नीचे आ जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा। नाउ इंसर्ट द सेकंड रिंग मैग्नेट अबव इट सच दैट द लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स फेस ईच अदर। अब दूसरा वाला जो रिंग मैग्नेट है उसको इसी स्टिक के अंदर इंसर्ट कर दो इस तरीके से कि जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हो। अब जो आपका रिंग मैग्नेट है ना वो कई तरीके का आता है, यानी किस तरह से उसको मैग्नेटाइज किया गया है। तो जैसे यहाँ पर जो आपको लेना है वो ऐसा मैग्नेट लेना है जहाँ पर पोल्स ऊपर और नीचे हों। जैसे मान लो ये ऊपर वाली सरफेस नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ है, तो ऐसा रहता है यहाँ पर। तो एक रिंग मैग्नेट आपने डाला था जिसका नॉर्थ वाला जो पोल है वो ऊपर की तरफ था। अब दूसरा वाला जब डालो तो इस तरह से कि इसका जो नॉर्थ है वो नीचे की तरफ हो और ऊपर साउथ की तरफ हो, तो होगा क्या, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो ऐसा आपको करना है। डज द सेकेंड मैग्नेट स्टे फ्लोटिंग अबव द फर्स्ट मैग्नेट। क्या जो दूसरा वाला मैग्नेट है वो पहले वाले मैग्नेट के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है? द आंसर इज यस। आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम पोल है ना, सेम पोल रिपेल करता है, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इसीलिए दूसरा वाला थोड़ा सा ऊपर है। ट्राई पुशिंग द सेकेंड मैग्नेट डाउन जेंटली। अब दूसरे वाले मैग्नेट को हल्का सा नीचे की तरफ पुश करो, धक्का दो। डू यू फील अ फोर्स ऑन इट। क्या कोई फोर्स फील कर रहे हो? तो यस, आपको फोर्स फील होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अब आप उनको मिलाना चाह रहे हो तो फोर्स उस पर लगेगी कि नहीं, तो उसकी वजह से एक फोर्स आपको फील होगी कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं। नाउ रिवर्स द पोल्स ऑफ बोथ द मैग्नेट्स। अब दोनों ही मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनको रिवर्स कर दो। यानी हमने क्या किया था, नीचे वाला जो मैग्नेट था, पहला वाला जो मैग्नेट था, उसका साउथ वाला पोल नीचे रखा था, नॉर्थ ऊपर रखा था। अब उलट देते हैं, साउथ ऊपर कर देते हैं, नॉर्थ नीचे कर देते हैं। फ्लिप कर दोगे, उलट दोगे तो पोल भी उलट जाएगा। इसी तरह से आपको सेकंड वाले मैग्नेट साथ भी करना है कि पहले साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे था, अब नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे करना है। अब यहाँ देखो फिर से वही हुआ कि जो लाइक पोल है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, साउथ और साउथ एक दूसरे के सामने आ गए। तो लाइक पोल्स हैं तो फिर से रिपेल करेंगे। डज द सेकेंड मैग्नेट स्टिल रिमेन फ्लोटिंग। द आंसर इज यस, फिर से फ्लोट करेगा क्योंकि पहले नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के सामने आ रहे थे, वहाँ रिपल्शन हो रहा था। अब साउथ और साउथ एक दूसरे के सामने आ रहे, फिर से रिपल्शन होगा। वी फाइंड दैट अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। तो हमने क्या देखा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटीरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो वो फोर्स जो कि एक मैग्नेट एक्सर्ट करता है किसी दूसरे मैग्नेट पे या किसी मैग्नेटिक मटीरियल पे, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यानी सिंपल सी बात है, जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करे वो मैग्नेटिक फोर्स है। सिंस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब क्योंकि जो मैग्नेट है वो दूर से ही, एक डिस्टेंस से ही फोर्स एक्सर्ट कर सकता है बिना कॉन्टैक्ट में आए, इसीलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। आर देयर मोर सच फोर्सेज विच एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो क्या ऐसी और भी फोर्सेस हैं जो दूर से ही एक्ट कर जाती हैं, कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है? यस, ऐसी कई सारी हैं, चलिए देखते हैं। तो ऐसी ही एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्टिविटी 5.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक प्लास्टिक की स्केल ले लो या फिर प्लास्टिक का स्ट्रॉ भी ले सकते हो। एक पीस पॉलीथीन का ले लो, कुछ छोटे छोटे पीसेस ले लो पेपर्स के, यानी पेपर ले लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो,
रब द प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ विग्रसली विद पॉलीथीन। अब वो जो प्लास्टिक की स्केल या स्ट्रॉ है उसको बहुत अच्छे से पॉलीथीन से रगड़ लो और जल्दी जल्दी आपको रब करना है उस पॉलीथीन पे। डू नॉट टच द रब्ड पार्ट विद योर हैंड और एनी मेटल ऑब्जेक्ट। अब जो रब्ड पार्ट है जहां पर आपने रबिंग की है उस हिस्से को, भाई एक साइड तो आप पकड़े रहोगे और एक हिस्से को आप रब करोगे, तो जो हिस्सा रब्ड है ना उसको अपने हाथ से टच नहीं करना या किसी मेटल ऑब्जेक्ट से आपको टच नहीं करना है। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर प्लेस्ड ऑन टेबल, टेकिंग केयर डू नॉट टच द पेपर पीसेज। अब जो टेबल पे छोटे छोटे पेपर के पीसेज आपने रखे थे उसके करीब इस स्केल को ले जाओ। ध्यान रहे आपको पेपर के पीसेज को भी टच नहीं करना है। फिगर 5.8 में आपको दिया हुआ है, देखो इस तरह से है कि पेपर के पीसेज आपने रखे थे, ये स्केल को आपने इधर से पकड़ लिया, पॉलीथीन पे अच्छे से रब कर लिया, उसके बाद स्केल को इस पेपर पीसेस के करीब ले आओगे। डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग? क्या कुछ सरप्राइजिंग से आपको नोटिस होगा? बिल्कुल, आप देखोगे वो जो छोटे छोटे पेपर के पीसेस हैं वो उस स्केल पे चिपक रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। तो ये हमारे पेपर के पीसेस हैं और ये मैंने स्केल ले लिया है और अभी जैसा कि आप देख सकते हो ये पेपर पीसेस इस स्केल पे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। अब मैं इस स्केल को पॉलीथीन से रब करूंगा। और ये स्केल को मैं पेपर के करीब ले जा रहा हूं और देखो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। देखो मैंने बिल्कुल टच नहीं कराया था, दूर से ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये फिर से देखो आप, पेपर पीसेस दूर से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जब हमने स्केल को रब किया तो वो चार्ज हो गई। अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो फिगर में क्या लिखा हुआ, चार्ज प्लास्टिक स्केल अट्रैक्ट स्मॉल पेपर पीसेस। द पेपर पीसेस गेट पुल्ड टुवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ एंड स्टिक टू इट व्हेन इट इज ब्रॉट क्लोज टू द पेपर पीसेस। तो जो पेपर पीसेस थे वो पुल्ड हो गए, प्लास्टिक स्केल की तरफ वो खींचे हुए चले गए और उस पर जाके चिपक गए जब उस स्केल को पेपर पीसेस के करीब ले जाया गया। तो अब एक बात का ध्यान रखना, प्लास्टिक स्केल का आपको यूज करना है, मेटल की स्केल ना लेना। वाई डज दिस हैपन? अब ऐसा हुआ क्यों? चलिए साइड में थोड़ा फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ, फिर यहाँ जो लिखा होगा उसको हम पढ़ लेंगे। तो जैसे ये हमारी स्केल है, अब होता ये है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वही पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी है, आपके मोबाइल के अंदर भी प्रेजेंट है, स्केल के अंदर, बैलून के अंदर, टावल के अंदर, पॉलीथीन के अंदर, सभी ऑब्जेक्ट के अंदर ये चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन से होते हैं? एक तो पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। आमतौर से ये होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस ये इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा +1 और +-1, +1 और -1 को कंबाइन करें, ऐड करें तो क्या वैल्यू मिलेगी? 0 मिलेगी। यानी एक तो पॉजिटिव था एक निगेटिव था, इन दोनों को मिला दिया तो 0 हो गया। इसी तरह चार्जेस के साथ भी होता है, अगर दोनों चार्जेस का अमाउंट सेम है, जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने निगेटिव हैं, तो ओवरऑल वो जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल होगा, यानी उस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो ये स्केल भी हमारी स्टार्टिंग में न्यूट्रल थी। जब हमने पॉलीथीन से रब किया तो हुआ क्या? ये जैसे हमने ये हमारी पॉलीथीन का कोई पीस था उससे हमने रब किया, तो स्टार्टिंग में जो पॉलीथीन थी वो भी न्यूट्रल थी। रबिंग की वजह से हुआ ये कि पॉलीथीन के कुछ निगेटिव चार्जेस स्केल पे आ गए। जैसे मान लो इस पॉलीथीन के पास 10 ठो पॉजिटिव चार्ज थे और 10 ठो निगेटिव चार्ज थे, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल था। रब करने की वजह से ये हुआ कि कुछ निगेटिव चार्जेस पॉलीथीन से निकल के स्केल में चले गए। जैसे मान लो 3 निगेटिव चार्ज चले गए स्केल के अंदर, और मान लो स्टार्टिंग में स्केल के पास 50 पॉजिटिव चार्जेस थे और 50 निगेटिव चार्जेस थे। अब पॉलीथीन के पास से निगेटिव चार्ज 3 ठो और आ गए, अब कितने चार्ज हो गए? 53 हो गए। तो 50 और 50 तो बैलेंस था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाला 3 निगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इस स्केल पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब स्केल हमारी न्यूट्रल नहीं रह गई, इसके ऊपर एक्स्ट्रा 3 निगेटिव चार्ज आ चुका है, तो हम कहेंगे ये स्केल निगेटिवली चार्ज हो चुकी है। अब इस स्केल को पेपर पीसेस के करीब ले जाया जाएगा, तो होगा क्या? जैसे यहाँ पर मैंने 3 निगेटिव चार्ज बना दिया। अब पेपर का जैसे ये पीस था, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहे होंगे, लेकिन ये न्यूट्रल था। जैसे मान लो 2 पॉजिटिव था और 2 निगेटिव था, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल था। लेकिन हुआ ये कि जब निगेटिवली चार्ज स्केल को हम पेपर पीस के करीब ले आए, तो उसकी वजह से पेपर के पीसेस में जो चार्जेस हैं उनमें रीअरेंजमेंट हो गया। जैसे मैग्नेट के केस में आपने पढ़ा है कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, नॉर्थ से दूर भागेगा, साउथ और साउथ एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ और साउथ को करीब लाओगे तो चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह चार्जेस के साथ भी होता है
कि निगेटिव और निगेटिव चार्ज ये तो दूर भागेंगे, क्या हम तो एक जैसे हैं, क्या करेंगे करीब आके दूर भागो। पॉजिटिव और पॉजिटिव ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक ही जैसे हैं। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से करीब आएंगे। अब स्केल हमारी निगेटिव चार्ज थी, पेपर पीस के करीब हम ले आए तो इस पेपर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ भाग आएंगे कि स्केल से करीब हो जाए हम। तो होगा ये कि इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और निगेटिव चार्ज दूसरी तरफ आ गए, ताकि स्केल का निगेटिव और पेपर का पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। तो अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से जो पेपर का पीस है वो ऊपर की तरफ खिंच जाएगा और आके चिपक जाएगा। तो ये पूरी बैकग्राउंड की कहानी है जो मैंने आपको बताया। आपको उतना ही चीज़ याद रखनी है जितना आपके बुक में मेंशन है, लेकिन पूरी स्टोरी पता हो कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है तो याद रखने में आसानी रहती है। वरना सिंपल बता देता कि हाँ चार्जेस है, चार्ज की वजह से फोर्स आ रही, कुछ समझ में ना आता, याद नहीं रहता। अब आपको याद रहेगा कि स्केल को जो हमने पॉलीथीन से रब किया तो पॉलीथीन के कुछ नेगेटिव चार्ज स्केल में आ गए। स्केल पहले न्यूट्रल थी, लेकिन एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज आए उसकी वजह से ये निगेटिवली चार्ज हो गई, यानी ओवरऑल इसके पास निगेटिव ज़्यादा है तो हम कहेंगे ये निगेटिवली चार्ज हो गई। अब इस स्केल को पेपर पीसेस के करीब ले आएंगे तो उन पीसेस में जो चार्जेस हैं वो रीअरेंज कर लेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, स्केल के करीब आ जाएंगे, और निगेटिव वाले दूसरी साइड चले जाएंगे। तो पॉजिटिव और निगेटिव ये अनलाइक चार्जेस हैं, इनमें अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से पेपर आके चिपक जाएगा स्केल पे। तो यही बात देखो यहाँ पर लिखी है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन मटेरियल आर रब टुगेदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिल्ड अप ऑन दियर सरफेस। दो ऑब्जेक्ट जो किसी खास तरीके के मटेरियल से बने हो, जब उनको रब किया जाता है तो उनकी सरफेस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ड अप हो जाता है। दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। इन्हीं चार्जेस को हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे बैटरी वगैरह से हम कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है, लेकिन ये कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, बस रुके हुए हैं। एज दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्फ, तो स्टैटिक चार्ज है क्योंकि वो अपने से मूव नहीं कर पा रहे हैं। द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर स्टैटिक चार्ज इज सेड टू बी चार्ज ऑब्जेक्ट। तो चार्ज ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? जिसके ऊपर स्टैटिक चार्जेस आ चुके हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या निगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो न्यूट्रल अब नहीं रह गया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ चुका है, तो उसको हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स दैट इज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। तो एक जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है, यानी फोर्स एक्सर्ट करता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे जो किसी खास मटेरियल का बना हो। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक स्केल हर किसी को अट्रैक्ट करते फिरेगी, कुछ खास ही तरीके के मटेरियल जिनको वो अट्रैक्ट करेगी, जैसे पेपर को अट्रैक्ट करेगी, सच एज अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब ये जो फोर्स है ये तब भी एक्ट करेगी जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में ना हो। स्केल को पेपर पीसेस के जब करीब ले आ रहे हो तो पीसेस अपने आप खिंच के ऊपर तरफ आ जा रहे हैं, टच कराना जरूरी नहीं उसके लिए। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी विद ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो चलो एक और एक्टिविटी करते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बने हों। एक्टिविटी 5.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 बैलून आपको ले लेना है, अ लेंथ ऑफ थ्रेड ले लेना है, वूलन क्लोथ ले लेने हैं, और दोनों बैलून्स को इन्फ्लेट करो, फुला दो और हैंग कर दो इस तरीके से कि वो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, जैसे आपको फिगर 5.9 में दिया हुआ है। थोड़े से गैप पे दोनों बैलून्स को आपको फिक्स कर लेना है। अब दोनों ही बैलून्स को आपको रब करना है वूलन क्लोथ से और रिलीज कर दो, छोड़ दो। ध्यान रहे उन बैलून्स को आपको टच नहीं करना है अपनी फिंगर से। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? वी ऑब्जर्व दैट द बैलून्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो हमें ये ऑब्जर्व होगा कि बैलून्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, जैसे वो रिपेल कर रहे हों। नाउ ब्रिंग द वूलन क्लॉथ यूज्ड फॉर रबिंग द बैलून क्लोज टू वन ऑफ द रब्ड बैलून्स। व्हाट हैपेंस? अब आपको क्या करना है, वही वूलन क्लॉथ जिससे आपने बैलून को रब किया था उसको किसी एक बैलून के करीब ले आओ। क्या होगा? दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर एज इफ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, यानी आप देखोगे कि बैलून और जो वूलन क्लॉथ है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यानी उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस? तो इन ऑब्जर्वेशन से आपने क्या इन्फर किया? क्या बात आपको समझ में आई? अब ये देख सकते हो 2 बैलून को मैंने हैंग कर लिया है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। इस गैप को थोड़ा ध्यान में रखना कि अभी कितना गैप है। अब मैं वूलन क्लॉथ से इसको रब करूंगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी जो फिंगर्स है वो इसको टच ना करे। तो इसलिए बैलून को होल्ड करने के लिए मैं अपने हाथ में ग्लव्स पहनूंगा और इसी वूलन क्लॉथ से मैं इन बैलून्स को रब करूंगा। यहां पर आप देख सकते हो, आप दोनों बैलून के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो गया है। दोनों बैलून एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले कितना गैप था और अब कितना गैप है। गैप इंक्रीज हो गया ना, यानी ये दोनों जो बैलून्स है वो एक दूसरे से दूर भाग गए हैं। इन दोनों के थ्रेड्स को भी आप ऑब्जर्व करो। ये थ्रेड देखो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इधर की तरफ है। इसी तरह ये वाला थ्रेड देखो इधर की तरफ भाग रहा है, ताकि दोनों बैलून्स एक दूसरे से दूर रहें।
अब वही वूलन क्लॉथ जिससे हमने इनको रब किया था उसको एक बैलून के करीब ले आते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, ये इधर की तरफ भाग रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर लेफ्ट वाले बैलून की तरफ ले जाऊं तो देखना ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। We found that two similarly charged balloons repel each other, whereas the charged balloon and the woolen cloth with which the balloon was rubbed attract each other. तो हमने क्या देखा कि दो बलून जो कि सिमिलरली चार्ज हैं वो तो रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। वहीं जो चार्ज बैलून है और वूलन क्लॉथ है जिससे हमने बैलून को रब किया था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। Does this indicate that the charge on the balloon is different kind from the charge on the woolen cloth? तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि बलून पे जो चार्ज है और वूलन क्लॉथ पे जो चार्ज है वो दोनों अलग अलग है। तभी दो बलून तो रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, उनके चार्ज तो सेम होंगे, लेकिन बलून और वूलन क्लॉथ ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों में अलग तरीके के चार्ज होंगे। तो बेसिकली हुआ ये कि जैसे ही हमारा बैलून है इसको जब हमने किसी वूलन क्लॉथ से रब किया तो वही चीज़ हुई यहाँ पर भी कि जो ऊनी कपड़ा था उसके कुछ निगेटिव चार्ज इस बैलून के अंदर आ गए। तो बैलून के पास एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज हो गया, तो हम कह सकते हैं बैलून निगेटिवली चार्ज हो गया कि नहीं। अच्छा, जो वूलन क्लॉथ है वो क्या हुआ, उस पर कौन सा चार्ज आया। तो जैसे मान लो वूलन क्लॉथ के पास पहले 10 पॉजिटिव चार्ज थे और 10 निगेटिव चार्ज थे, तो न्यूट्रल था। अब इसमें से मान लो 2 निगेटिव चार्ज बैलून को दे दिया, तो अब कितने बचे इसके पास, 8 निगेटिव चार्ज बचा कि नहीं। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 10 है, निगेटिव चार्ज 8 है, तो 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो गए कि नहीं। इसका मतलब जो वूलन क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्योंकि निगेटिव चार्ज बैलून को दे दिया था तो बैलून निगेटिवली चार्ज हो गया। तो अब यहाँ से ये देखो कि बैलून हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया है। इसी तरह से दूसरे बैलून के साथ भी हमने यही किया, वूलन क्लॉथ से उसको रब किया तो उसमें भी निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये भी निगेटिवली चार्ज हो गया। और जैसे मैंने बताया कि जो सेम चार्ज है वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसीलिए ये दोनों बैलून एक दूसरे से दूर भागे क्योंकि दोनों में सेम चार्ज था और सेम चार्ज रिपेल करता है। वहीं हमने जब बैलून के करीब वूलन क्लॉथ को ले गए तो बैलून तो है नेगेटिव चार्ज, वूलन क्लॉथ है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के करीब आ गए। तो ये थी बुरी बात। डज इट मीन्स दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो क्या इसका मतलब ये है कि 2 तरीके के इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं। बिल्कुल, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। सिंस द बैलून्स वर चार्ज इन द सेम वे वी कैन से दैट दे हैव एक्वायर्ड सिमिलर चार्जेस। अब क्योंकि बैलून को सेम तरीके से चार्ज किया गया था वही वूलन क्लॉथ से रब करके, तो इसका मतलब दोनों बैलून पे सिमिलर चार्ज रहे होंगे, एक ही जैसे चार्ज रहे होंगे। एज द सिमिलरली चार्ज बैलून्स रिपेल ईच अदर वी कैन इन्फर दैट द सिमिलर यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दोनों बैलून पे सेम चार्ज रहे होंगे और दोनों बैलून रिपेल कर रहे थे, तो क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सेम चार्जेस है वो रिपेल करते हैं। भाई हमको तो देखो नहीं पता, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि निगेटिव चार्ज। अगर मान लो नहीं पता, सिंपल एक्टिविटी से हम कैसे पता लगाएंगे कि भैया दोनों बैलून को एक ही तरीके से हमने चार्ज किया, तो इसका मतलब दोनों बैलून पे जो चार्ज होंगे वो सेम होंगे, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव जो भी हो, दोनों के चार्ज सेम हो गए कि नहीं। और हमने एक्टिविटी में ये देखा कि दोनों बैलून एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो मतलब दोनों बैलून के ऊपर सेम चार्ज है और दूर भाग रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं कि नहीं। बोथ द रबिंग ऑब्जेक्ट एंड द रब्ड ऑब्जेक्ट गेट चार्ज बट दे एक्वायर अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। अब दोनों ही जो ऑब्जेक्ट हैं जिसको रब किया जा रहा है और जिससे रब किया जा रहा है, दोनों में चार्ज आते हैं, लेकिन वो चार्ज दोनों में अपोजिट होते हैं। देयर अट्रैक्शन शोज दैट अपोजिट काइंड्स यानी अनलाइक ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा था और चार्ज दोनों में अपोजिट था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। द 2 काइंड्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस आर सेड टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो 2 तरीके के जो स्टैटिक चार्जेस हैं वो कौन कौन से हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और एन अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो फोर्स जो कोई चार्ज बॉडी एक्सर्ट करता है किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे, जैसे ये बैलून वाला हमने देखा, दोनों बैलून एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों ही चार्ज बॉडी थी। या फिर बैलून और वूलन क्लॉथ, इनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ यानी फोर्स एक्सर्ट हुआ, और यहाँ दोनों ही चार्ज बॉडी थी। तो एक चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट करती है, या फिर एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी पे, जैसे हमने स्केल और पेपर वाला एग्जांपल लिया था, वहाँ पर सिर्फ स्केल चार्ज थी, पेपर पीसेस चार्ज नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हुई क्योंकि अट्रैक्शन हुआ। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे भी फोर्स एक्सर्ट करती है, अनचार्ज बॉडी पे भी फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। ये दोनों ही फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और ये क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। A step further, when the charges move,
दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इट इज़ द सेम करंट विच मेक्स अ लैम्प ग्लो और जनरेट्स अ हीटिंग इफेक्ट और अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ये वही सेम करंट है जिसकी वजह से जो लैम्प है वो ग्लो करता है या हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, वही वाला करंट है। मतलब चार्जेस जब रुके रहते हैं, मूव नहीं करते सर्किट के अंदर, तो वो स्टैटिक चार्ज कहलाते हैं। यही चार्ज जब मूव करने लगते हैं तो उन्हीं की वजह से करंट जनरेट होता है। अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। एक्टिविटी 5.8, लेट अस ऑब्जर्व। एक बॉल लो, उसको सीधा ऊपर की तरफ फेंको, क्या वो नीचे आ गई? ऑब्वियसली बॉल ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ऐसे हवा में चली नहीं जाएगी, कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वो नीचे ही आएगी। नाउ थ्रो इट अगेन, फिर से फेंको, इस बार और तेज फेंकना और ऊंचा जाए, क्या फिर से वो ग्राउंड पे वापस आ गई? द आंसर इज यस। चाहे जितनी तेजी से ऊपर फेंको, ऊपर जाने के बाद वो आखिरकार नीचे ही आएगी। थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस अराउंड यू वेयर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन एनी डायरेक्शन फाइनली फॉल्स और कम बैक्स टू द ग्राउंड और फ्लोर। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन के बारे में सोचो जहां किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है किसी भी डायरेक्शन में, तो आखिरकार वो नीचे ही आता है ग्राउंड पे या फ्लोर पे। तो यहाँ फिगर बनी हुई है, सम ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। जैसे ये कोई इरेजर या जो भी चीज़ है, इसको ऐसे ड्रॉप कर रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ट्री से कोई फल टूटा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा। अगर आप कहीं से जंप कर रहे हो तो आखिरकार आप नीचे ही आओगे। बास्केटबॉल बास्केट के अंदर गई तो आखिरकार नीचे ही आएगी। ये देखो स्विमिंग पूल के अंदर ये उछला, जंप किया, वैसे नहीं ऊपर निकल गया, बल्कि आके वो नीचे ही गिरेगा। तो हर चीज़, चाहे सिंपल हम ड्रॉप कर रहे हो या ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, आखिरकार वो नीचे अर्थ की तरफ ही आती है। वाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ? अभी पूछ रहा है कि सारे ही ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ क्यों आके गिरते हैं। इज देयर एनी फोर्स विच एक्ट ऑन देम? क्या कोई फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है? तो अगर एक्ट कर रही है तो क्या चीज़ है जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आ रहा है, इसका मतलब अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है, और पुल करना मतलब फोर्स लगाना। तो यहाँ जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है और कौन लगा रहा है? अब क्योंकि सारे ही जो ऑब्जेक्ट हैं वो अर्थ की तरफ ही फॉल कर रहे हैं, अर्थ पे ही आके गिर रहे हैं, इट मीन्स द अर्थ अट्रैक्ट, दैट इज पुल्स देम। इसका मतलब अर्थ क्या कर रही है? उन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, यानी पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपल ग्रेविटी। तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है, अर्थ ही लगा रही है। और कैसे लगा रही है? अपनी तरफ खींच के। इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपल ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी क्या है? ये वो फोर्स है जो अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट्स पे ताकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ जाए। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट्स, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है बिना ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आए। एक बॉल आपने ऊपर फेंक दिया, अब उस बॉल का अर्थ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ उस बॉल को अपनी तरफ खींच ले रही है, तो बिना कॉन्टैक्ट में फोर्स एक्सर्ट हो जा रही है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अच्छा आप ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट हम कैसे भी फेंक रहे हैं वो आके अर्थ पे ही गिर रहा है, यानी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो ये फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी कि नहीं? ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट रखा था, अर्थ ने उसको पुश कर दिया, भगा दिया, वो उड़ गई, बाहर चली गई। बल्कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अर्थ की तरफ ही आ रहा है, मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये बात याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमने देखा था अट्रैक्ट भी करती है और रिपल भी करती है। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जैसा कि फिगर 5.11a में दिया है। आपने नोटिस किया होगा किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करें तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नीचे अर्थ की तरफ आ जाता है, यानी उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होता है। When an object is thrown vertically upward, the object moves up straight, slows down, stops momentarily at the top and then takes a straight vertical path downwards. वहीं किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ हम थ्रो करें तो होगा क्या? पहले ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर की तरफ आएगा, स्पीड उसकी धीरे होने लगेगी, फिर एक टाइम आएगा बहुत थोड़े टाइम के लिए वो रुकेगा टॉप पे और फिर बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। While going up, the speed of the object goes on decreasing till the object comes to a stop. जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड थी वो कम होती जा रही थी और फिर एक टाइम आया वो बिल्कुल जाके रुक गया। Its direction of motion changes and while coming down the speed goes on increasing. मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया और नीचे आते टाइम उसकी स्पीड फिर से इंक्रीज होने लगी। यानी जब ऑब्जेक्ट जैसे बॉल हो गया ऊपर की तरफ जा रही थी तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है स्पीड उसकी कम होती जा रही है,
कम होते होते तो एक टाइम आया वो एकदम जीरो हो गई और ऑब्जेक्ट अब नीचे आने लगा। अब जब नीचे आने लगेगा तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। वी से दैट द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ वर्टिकल मोशन व्हेन इट मूव्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर वर्टिकल मोशन हुआ। वर्टिकल मोशन मतलब ऐसे खड़ा खड़ा मोशन, जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो। और क्यों हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये बॉल थी, इसको हम ऊपर फेंक रहे थे, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही थी। अब क्योंकि हमने फोर्स दी थी इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी जो चाह रही थी भैया इसको नीचे खींच ले। तो इसी नीचे खींचने की वजह से जो फोर्स हमने दी थी वो यूज अप होती गई, वो कमज़ोर पड़ती गई और ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे होती गई और एक टाइम आया बिल्कुल रुक गई। फिर ये जो फोर्स ग्रेविटी लगा रहा था, अब सिर्फ यही फोर्स बची तो इसको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नीचे आ रही है फोर्स ग्रेविटी लगती जा रही है और इसकी स्पीड को बढ़ाती जा रही है। तो ऐसा होता है। डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स? क्या अर्थ हर ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स से ही पुल करता है, इक्वल फोर्स से ही खींचता है? द आंसर इज नो। अलग अलग ऑब्जेक्ट को अर्थ अलग अलग फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। तो अब यही चीज़ हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।